सभी साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षक पर्व मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी संक्षिप्त रूप से रूपरेखा शिक्षक पर्व की आप जान लें। शिक्षक पर्व की शुरुआत 2020 में जब नई एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसी के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन विधिवत रूप से 2021 से इसे मनाना शुरू किया गया, जिसके तहत सितंबर माह में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विशेष गतिविधियां हमें करवानी होती हैं। इस बार भी कुछ निश्चित गतिविधियां हमारे पास भेजी गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शिक्षक पर्व को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक संयुक्त प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 4 तरह की गतिविधियां सितंबर माह में हमें करवानी है। इसकी शुरुआत 5 सितंबर से हो चुकी है, जो 30 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद भी ये जारी रहेगा अक्टूबर मंथ में, लेकिन वो हमारे लेवल से ऊपर जाने के बाद जारी रहेगा। स्कूल लेवल पे ये 30 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में सबसे पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं, जो कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के रूप में हमने किया। इसको स्कूल्स में मनाया गया। स्कूल लेवल पे सभी मुख्याध्यापक और अध्यापक द्वारा कुछ स्टूडेंट टीचर को आइडेंटिफाई किया गया, जो अपनी क्लास में थोड़े से इनोवेटिव थे, और उनकी कार्यशाला टीचर्स के द्वारा आयोजित की गई थी, जैसा कि हम सभी ने किया। उसके बाद उस स्टूडेंट को हमने टीचर बना के क्लासरूम में भेजा। उस दिन पूरे दिन उस क्लास को उसी स्टूडेंट टीचर ने संभाला, और उसके बाद में हमने क्लास टीचर से उस स्टूडेंट का फीडबैक लिया। जो स्टूडेंट बहुत इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से अपनी क्लासरूम को हैंडल कर पाए, पढ़ा पाए, और कुछ नई गतिविधियां उन्होंने क्लासरूम में बच्चों के साथ की, उनको आइडेंटिफाई करके हमने सर्टिफिकेट भी उन बच्चों को स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की। इसके अलावा एक और नई मुहिम इसके साथ जुड़ी हुई थी, मेरे टीचर सबसे बेस्ट हैशटैग करके हमने सोशल मीडिया पे उन बच्चों के साथ टीचर द्वारा फोटोज अपलोड किए गए। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, हम सभी इस गतिविधि को कर चुके हैं। आज जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो हमारा दूसरा पड़ाव है, दूसरी गतिविधि। जैसा कि आपको पता चल गया है, शिक्षक पर्व में इनोवेटिव पेडागोजी हमारा सेकंड पड़ाव है। शिक्षक पर्व की शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसका उद्देश्य क्यों है? शिक्षक पर्व को शुरू करने के पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना है। उसको लागू करने के लिए सभी शिक्षाविदों का, सरकार का ये मानना है कि हर छोटे से छोटे आयाम को, जो भी स्टेक होल्डर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बच्चे से लेकर शिक्षक को शामिल करते हुए क्लस्टर लेवल पे क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, उसके बाद ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, उसके बाद गाइड फैकल्टीज, उसके बाद SCRTs, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन को भी इसमें शामिल किया गया। इनके शामिल करने के पीछे जो मुख्य हित छिपा हुआ है वो ये भी है कि हम सभी एक स्वामित्व की भावना को महसूस कर पाएं, और हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से समझ पाएं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को शुरू करते हुए मैं बताना चाहूंगी, इनोवेटिव पेडागोजी शाब्दिक अर्थ है कोई रचनात्मक शिक्षा शास्त्र। इससे हम सभी परिचित हैं, क्योंकि हम सभी क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भी डिग्रीज या डिप्लोमास हमें करवाए जाते हैं, उन सभी में पेडागोजी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन प्रायोगिक रूप में हम देखें तो कहीं न कहीं उसका प्रयोग बहुत न्यूनतम स्तर पर क्लासरूम में कर पाते हैं। हम उसी को बढ़ावा देने के लिए पेडागोजी की जरूरत शिक्षा में बहुत अहम है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पेडागोजी को दोबारा से दोहराने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इनोवेटिव पेडागोजी, शिक्षा में नवाचार। नवाचार मीन्स जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स रहे हैं टीचर्स के बच्चों को पढ़ाने के, जैसे बुक से टेक्स्ट बुक का यूज हो गया, इसके अलावा लेक्चर मेथड हो गया,
गया, इसके अलावा चोक एंड टोक मेथड हो गया, वो सभी लंबे समय से प्रचलन में है। हम सभी टीचर्स ने उनको एक इजी मेथड मानते हुए अडॉप्ट किया है। लेकिन रिसर्च में कई थियरीज में ऐसा सामने आया है कि वो मेथड कहीं ना कहीं जो है हमारे उस लक्ष्य को पाने में असफल हो रही है। इसी को देखते हुए ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि शिक्षण में नवाचार को सबसे अधिक महत्व दिया जाए। जैसा आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति में बच्चे के साथ साथ अध्यापक को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले उन टीचर्स से फीडबैक लिए गए और उनसे जाना गया कि कहाँ शिक्षा में उन्हें शिक्षण में दिक्कत आ रही है, और उस पे ही जो है रिसर्च के रूप में हमारे सामने आया कि ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो लेक्चर मेथड या टेक्स्ट बुक मेथड को फॉलो ना करते हुए कुछ नई नई चीजों को अपने शिक्षण में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों को जो है एडवर्टीजमेंट ठीक से ना होने के बाद वो चीजें बाकी टीचर्स तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे ही हमारा क्लासरूम है। हम सबकी अपनी अलग आइडियोलॉजीज है, लेकिन हमें आज एक सेम जो है कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है कि जहाँ मुझे जो अच्छा आता है मैं शेयर करूँ, आपको जो अच्छा आता है आप शेयर करें। आपके पास जो भी इनोवेशन है उन सबको इकट्ठा करके किसी एक स्टेज पे इकट्ठा कंपाइल करके सबके साथ शेयर किया जाए, ताकि जो काम बहुत अच्छा पिंकी ने किया वो किसी दूसरे स्कूल तक भी पहुंचे, जो बहुत अच्छा काम सीमा रानी मैम ने किया वो भी किसी दूसरे स्कूल तक पहुंच जाए। और कुछ टीचर्स जो किसी विशेष कारण से उसे आप कह सकते हैं कि सब में विभिन्नताएं होती हैं, उनके कारण भी वो इनोवेटिव तरीके को नहीं जान पाते हैं, वो भी उनको यूज कर पाए। नवाचार जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी को ही हम नवाचार कहेंगे। वो एक अध्यापक का कविता पढ़ाने का तरीका हो सकता है, वो एक अध्यापक का कहानी सुनाने का तरीका हो सकता है, वो एक अध्यापक का उसके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनका यूज करने का तरीका हो सकता है। कोई टॉपिक वो अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों को खड़े करके ही उसने किस तरह से उस टॉपिक को बच्चों को समझा दिया, सिखा दिया, यही इनोवेशन है। इनोवेशन कोई लिखित सामग्री नहीं है, वो कहीं भी कभी भी किसी भी टीचर के द्वारा किसी भी लेवल पे क्रिएट किया जा सकता है। और इसी का एक एग्जांपल हम छोटा सा अभी लेंगे। जब शाम को मुझे मैडम ने बताया कि हमें इस तरह से डेमो करना है क्लासरूम का कोई भी टॉपिक उठा के, तो मुझे लगा कि मेरे पास 100 के लगभग आइडियाज, मुझे ये एक्टिविटी करनी है, मुझे वो एक्टिविटी करनी है। तो मुझे लगा नहीं ये प्रेशर है, मुझे ऐसी एक्टिविटी करनी है जो यहाँ पे क्लासरूम में सबको जोड़ पाए और वो जो चीज हम जो सीखना चाह रहे हैं, बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, वो सीख पाए। तो मैं चाहूंगी हमारे बीच से ही कुछ टीचर्स इस एक्टिविटी में साथ देने के लिए आगे आ जाए प्लीज, क्योंकि कोई काम अकेला टीचर नहीं कर सकता। पेडागोजी का मतलब ही यही है कि उन बच्चों को हमें साथ लेके चलना है। तो कुछ देर के लिए कुछ टीचर्स आएंगे जो स्टूडेंट बन जाएंगे और हम टीचर स्टूडेंट खेलने वाले हैं। सीमा मैम प्लीज, आप मेरे स्कूल में हैं, मैं आपको जानती हूँ, आपके अपना हक समझती हूँ, तो सबसे पहले तो आपको बुलाऊंगी, बाकी अपनी मर्जी से कोई भी आ जाएंगे। आपको कुछ देर के लिए स्टूडेंट बनना है। 4-5 टीचर प्लीज और आ जाओगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज जो क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए है, उसके बाद सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज जिसे प्रिपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है, जो 3rd to 5th के लिए रहेगी, उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो मैं जो आज एक्टिविटी करने वाली हूँ, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ, वो क्लास 3rd के लिए है और क्लास 3rd के बच्चे फर्स्ट और सेकंड में सिंपल जोड़ना घटाना
पाते। सब्जेक्ट मैथ्स की एक्टिविटी है जो कि हम रेगुलर देखते हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं सुबह सुबह। आज भी आया था एक बच्चा जिसका जन्मदिन था, वो टॉफी लेकर आया था। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ये आया है आपकी क्लास में, टॉफियां लेकर आया है, जो यूजुअली हमारे क्लासरूम्स में होता है। बच्चा आएगा, वो हम उसके बर्थडे विश कराते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी एक्टिविटी से जोड़ा है। आपको स्टूडेंट की तरह एक्ट करना है जैसे आप बच्चे की तरह आते हैं। Yes, बेटा. Good morning, ma'am. Good morning. Oh, it's your birthday. Yes, ma'am. Happy birthday. Thank you, ma'am. Thank you. आप अभी रुको। आज आपका जन्मदिन है, राइट? Yes, sir. ये आप क्या लेकर आए हो बेटा? Candy. कैंडीज। कितनी कैंडीज हैं आपके पास? मैम, दुकानदार ने पूरा पैकेट दिया था, लेकिन मैं कुछ मैम को भी देके आ रही हूँ, तो अकाउंट करके बताऊँ आपको? हाँ, आप एक एक करके गिनो बेटा। क्लास 3rd का बच्चा एक एक करके गिनेगा, वो एकदम से नहीं बता पाएगा। आप बोलकर गिनो बेटा, ताकि आप गलती ना करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैम मेरे पास 20 कैंडीज बची हुई है। क्लैपिंग फॉर द बर्थडे गर्ल। उसने बिल्कुल सही गिनी है। उसके पास कितनी टॉफियां हैं बेटा आपके पास? 20 टॉफीज हैं। तो अभी बेटा ये जो बच्चे हैं हमारी क्लास के, इन सबको आपने टॉफीज बांटनी है, ठीक है? तो शुरू करो। थैंक यू। Happy birthday. थैंक यू सर। Happy birthday. इनको इसके साथ ठीक है। अब ये हमारे स्टूडेंट हो गए हैं, सोचते हैं। ठीक है बेटा, आपने टॉफीज बांट दी सबको। अभी और भी बच गई हैं, ठीक है? तो फिर से बांटो। अब इनको घर नहीं लेके जाना ना वापस, सबको बांट के जाना है। Thank you. Happy birthday. वो एक बच्चा रह गया, अभी भी बची हुई है, तो आप तो बहुत सारे टॉफीज लेके आए हैं। चलो एक एक और बांटते हैं। थैंक यू। Thank you. क्या आपकी सारी टॉफीज खत्म हो नहीं गई? मैम, मेरे पास अभी भी बची हुई अभी है। भी बची है। Yes, ma'am. चलो फिर से बांटते हैं, बांटो। सभी टॉफीज खत्म हो गई? सबको टॉफीज मिल गई हैं? क्या सबको बराबर टॉफी मिली है या कोई बची है? सबको मिल गई? हाँ, सबको बराबर ठीक है। नहीं है मैम। अच्छा, बच्चे इधर आओ। आपको कितनी टॉफीज मिली हैं? 5। दिखाओ कहाँ है टॉफीज, गिन के दिखाओ। गिन के दिखाओ, झूठ तो नहीं बोल रहे। 1, 2, 3, 4, 4, आपको 4 टॉफीज मिली हैं, ठीक है? आपको कितनी टॉफीज मिली हैं? गिनकर बताइए। 1, 2, 3, 4। मैम 4 मिली। खाई तो नहीं है आपने कोई? नहीं अभी अभी नहीं नहीं खाई। खाई, ठीक है। आपको कितनी मिली है बेटा? 1, 2, 3, 4। आपको कितनी मिली है? 4। आपको कितनी मिली है? 1, 2, 3, 4। कोई छुपाई तो नहीं है आपने? ठीक है। तो सबको कितनी कितनी टॉफीज मिली है? आप ही आंसर करेंगे। सबको कितनी कितनी टॉफीज मिली है बच्चों? आप सबको कितनी कितनी टॉफीज मिली हैं? 4 4 4 सबको मिली है, ठीक है? सबको बराबर टॉफियां मिली हैं। तो बेटा अब हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, बोर्ड हमारा साथ ही देगा। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रही हूँ। तो बेटा जिस तरह से आपने अभी टॉफीज बांटी है, इसको हम कहेंगे बांटना। क्या कहेंगे? बांटना। मीन्स सबको कोई चीज आपके पास जब बहुत ज्यादा हो और उसको हिस्सों में बांटना हो। जैसे आपने कुछ टॉफीज बेटा इस बच्चे को दी, कुछ इसको दी, कुछ इसको, कुछ उनको।
इस तरह से आपने सबको बराबर टॉपिक बांट दी, तो इसी को हम कहेंगे भाग करना, डिवाइड। ठीक है, तो आज हम भाग करना सीखने वाले हैं। किस तरह से जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो और उसको आपने बहुत सारे लोगों में बांटना हो, बहुत सारे बच्चों में बांटना हो, तो कैसे बांटेंगे? आपने अभी तरीका अपनाया, एक एक सबको दी, फिर बच गई तो दोबारा बांटी, फिर आपने तीसरी बार बांटी, फिर आपने चौथी बार बांटी, आपके पास सारी टॉपिक खत्म हो गई। तो जो आपके पास फुल टॉफियां थी वो कितनी थी? 20। तो जो 20 टॉफीज थी वो हमारा हो जाएगा बेटा डिविडेंड, जिसको हमने बांटा है, जिसको हमने भाग किया है, मीन्स भाजक। उसके बाद बेटा आपने सबको टॉफीज बांटी, किस किस को कितनी टॉफीज मिली? 4। तो ये जो 4 हमारा आया है, ये हमारे पास बांटने के बाद जो हमें मिला, मीन्स भागफल, क्वोशंट, ये हमारा निकल के आया है, इसे हम क्वोशंट कहेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम डिवाइड के टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे 3rd क्लास के लेवल में, क्योंकि बच्चों को जोड़ घटा करना उस टाइम पे आ रहा है, सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन कराना है आज। कल जो है हम प्रैक्टिस में बोर्ड पे कुछ सम कराएंगे, और इसी को फिर हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से भी जोड़ते चलेंगे। जैसे कि आपके पास बेटा 20 टॉफियां थी, आपने जब एक इनको दे दी तो वो घटकर 19 रह गई, जब इनको दे दी वो घटकर 18 रह गई। इस तरह से जो है टॉफियां घटती गई, और एक पर्टिकुलर रेशियो में 4 इनको दी, 4 घट गई, इसमें से तो 16 रह गई। उसके बाद जब 4 इनको दी तो कितनी रह गई आपके पास? 12। फिर जब इनको दी तो 8 टॉफीज रह गई, जब उनको दी तो 4 टॉफीज, जो 4 बची थी वो इनको दी, तो सारी टॉफियां आपकी खत्म हो गई। अभी हम रिमाइंडर की कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे, क्योंकि आज हमारा केवल इंट्रोडक्शन सेशन है। नेक्स्ट क्लास जब हमारी मैथ्स की रहेगी तो उसमें हम प्रैक्टिस सम के साथ बच्चों को इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। ये खानी है या वापस था तो उसकी बची हुई टॉफी एक सबको अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक्टिविटी के बाद मैं 3rd स्टेप पे आ रही हूँ, क्योंकि जो शिक्षक पर्व हम मना रहे हैं, मैं चाह रही हूँ आपको डायरी लेखन में कोई दिक्कत ना हो, तो वो 4 ब्रीफली डिस्कस कर लें तो सही रहेगा। मैम आपके पास समय है? डिस्कस कर सकते हैं? हो गया। नहीं, आप 4 स्टेप 3rd स्टेप जो हमारा रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस अगर हम यहाँ पे ले ले तो ठीक रहेगा। जो हमारा ये गाइडेंस चार्ट आया था वो लगभग 23 पेजेस का था, उसको स्टडी करने के बाद जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो मैंने कुछ नोट किए हैं, वही मैं डिस्कस करूंगी आगे। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जो आज का कॉन्सेप्ट था वो हमारा हो चुका है, इसके वीडियो फोटोज जो है विद्या अमृत पोर्टल पे हमें अपलोड करने हैं, जो कि हमारी निर्मल बैंक का जिम्मा है या हमारे क्लस्टर हेड जो है वो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम शुरू हो जाता है, हमारी इन्वॉल्वमेंट टीचर्स। अब हमें क्या करना है, हर लेवल पे जैसे कि 4 स्टेजेस में बांटा गया था। फर्स्ट स्टेज थी हमारी फाउंडेशनल लेवल, जिसमें क्लास फर्स्ट और सेकेंड की टीचर्स शामिल करेंगे। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 3rd to 5th के टीचर इन्वॉल्व रहेंगे। उसके बाद मिडिल लेवल के टीचर्स रहेंगे 6 to 8, और उसके बाद हमारा सेकेंडरी लेवल रहेगा 9 to 12। सभी टीचर्स को अपने सभी सब्जेक्ट्स के 3 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। उन क्वेश्चंस को फ्रेम करके वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जैसे भी उनके क्लस्टर हेड की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे सबमिट कर देंगे। हमारे यहाँ पे शायद सत्यवान सर को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो उनके पास हमें सबमिट कराने होंगे। ये क्वेश्चंस जो है उनके पास सबमिट होने के बाद उनमें से
तीन बेस्ट क्वेश्चंस वो रिव्यू करके उनमें से छांटेंगे और सॉर्ट आउट करने के बाद ब्लॉक लेवल पे उनको सबमिट करा देंगे। ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जो है उनको दोबारा से रिव्यू करके उनमें से बेस्ट मटेरियल छांट के डाइट फैकल्टीज को शेयर करेंगे। वहाँ पे जो हमारी डाइट फैकल्टीज रहेंगी वो उनमें से बेस्ट मटेरियल जो है सॉर्ट आउट करेंगे और आगे SCRT को सबमिट करेंगे। SCRT उसी मटेरियल को हमारे आगे जो है वो सबमिट करेंगी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पोर्टल पर वो अपलोड करेंगी। उसके बाद में जो है नेशनल लेवल पे इसमें जो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय स्कूल्स भी शामिल रहेंगे, सभी CBSE स्कूल्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो जो क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे उनको फ्रेम करते समय हमें क्या ध्यान रखना है वो चीजें थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी जो क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो। जो दक्षता जो स्किल पासबुक आपको SCRT की वेबसाइट से अवेलेबल कराई गई है, अगर किसी ने नहीं उसको डाउनलोड किया है तो आप कर सकते हैं। उसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंज होके आता है जो स्किल्स हमारी रहेंगी। वहां से आप डाउनलोड करके उन कॉम्पिटेंसीज को स्टडीज कर सकते हैं और वो हर क्लास लेवल के लिए अलग अलग रहेंगी। वो कॉम्पिटेंसी स्टडीज करने के बाद इस तरह से नेशनल लेवल पे सभी स्कूल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अपने सारे क्वेश्चंस लेकर शेयर करेंगे और ऐसा अनुमान लगाया गया है लगभग 28,000 के आसपास क्वेश्चंस जो है वहाँ पर कलेक्ट होंगे। इस कलेक्शन को आइटम बैंक के नाम से जाना जाएगा या क्वेश्चन बैंक अपनी लैंग्वेज में से कह सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक का यूज फ्यूचर में स्टूडेंट्स के लिए किया जाएगा, उनको असेस करने के लिए और टीचर्स को जो है असेसमेंट में हेल्पफुल रहेंगे कि एक गाइडलाइन प्रॉपर उनको मिल जाएगी। तो अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम हमने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। प्राइमरी लेवल पे मैं बात करूं, सबसे पहले हम जो है स्किल पासबुक स्टडी करेंगे कि हमने किस स्किल के बेस पे वो क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। उसके बाद हमने कौन सा क्राइटेरिया बच्चे का असेस करना है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। कुछ मेन चीजें हैं, केवल वही मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगी। हम कई बार देखते हैं हमारे पास जो पेपर आते हैं उनमें दिया होता है ऑल ऑफ अबोव, नन ऑफ अबोव, तो हमने कोशिश करनी है ऐसे क्वेश्चंस हम फ्रेम ना करें। क्वेश्चंस सारे MCQs बेस्ड रहेंगे। दूसरा, हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज में कुछ भी ऐसा यूज ना किया जाए जो किसी पर्टिकुलर जेंडर, किसी जो है रिलीजन पे बायस्ड हो, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, किसी बुक के कॉपीराइट से छेड़छाड़ ना की जाए, हम अपने लेवल पे खुद से बुक फ्रेम करें, किसी का कॉपी करके ना करें। और सोसाइटी में कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम ना करें। क्वेश्चंस को फ्रेम करते टाइम हमने कॉम्पिटेंसीज को मेन ध्यान में रखना है। प्राइमरी लेवल पे ध्यान रखें कि जिस क्लास लेवल के लिए आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 1 के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन मोस्टली पिक्चर बेस्ड रहेंगे, क्योंकि क्लास 1 में बच्चे का लेवल इतना नहीं होता कि वो रीडिंग कर पाए। तो उन चीज़ों को हमने खास ध्यान में रखना है, क्लास लेवल से बाहर तो ना जाए।
और जब ये क्वेश्चंस फ्रेम होके एक बुक के रूप में अवेलेबल होंगे, वहाँ पे नेशनल लेवल पे कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके जो है जिन टीचर्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहेंगे उनको सर्टिफिकेशन भी उस चीज़ के लिए किया जाएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप सबने ध्यान से सुना। यहाँ पे बैठे कुछ टीचर्स, अगर उनके दिमाग में ये हो कि हम किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो वो फोटोज दे सकते हैं। मैंने कुछ सैंपल पेपर्स बनाए हुए हैं क्लास 3 के लिए, प्राइमरी लेवल पे ये मैं तैयारी करके आई थी, तो वो यहाँ से देख सकते हैं जो भी टीचर्स देखना चाहें, आइडिया उनको मिल जाएगा। और अब मैं अपने सहयोगी श्री कृष्ण सर को हैंड ओवर करती हूँ, वो आगे का कंटिन्यू करेंगे।